Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. First of all, I'd like to wish you all a very happy Ramadan, and I pray from God, from the blessing of this month, may the world be a safer place again. So today, the topic of our presentation is pleural diseases. You know that what is pleura? Pleura क्या होता है? Quick answer. Pleura is a serous membrane that covers the lung. जिस तरह से जो है पेरिटोनियम जो है स्टमक के अंदर जो है एब्डोमेन के अंदर मुख्तलिफ जो है ऑर्गन्स को कवर करता है, इस तरह लंग्स के अंदर जो है प्लूरा वो चेस्ट के अंदर प्लूरा जो है लंग्स को कवर करता है। प्लूरा की जो है दो लेयर्स होती हैं, एक जो है अंदर की लेयर होती है, वेरी गुड, 2 लेयर्स ऑफ प्लूरा। एक होती है जो कि जो है लंग के अराउंड जो है होती है और उसको कहते हैं हम विस्टरल प्लूरा, और जो है चेस्ट वॉल के जो अंदर जो थोरेसिक कैविटी के अंदर होती है उसको हम कहते हैं पैराइटल प्लूरा। ये जो है प्लूरा असल में जो है दोनों एक ही जो है मेम्ब्रेन है जो कि रूट ऑफ द लंग के ऊपर फोल्ड होके वापस जाती है। तो इस तरह से जो है स्लीव अप होके 2 लेयर्स बना लेती है, और जो है 2 प्लूरल कैविटीज होती हैं, एक राइट प्लूरल कैविटी और एक लेफ्ट प्लूरल कैविटी। और प्लूरल कैविटी इज द पोटेंशियल स्पेस बिटवीन विस्ट्रल एंड पैराइटल प्लूरा। और ये एक एमसीक्यू भी आता है कि जो प्लूरल कैविटी इज अ कैविटी बिटवीन pleura and lung, pleural cavity is a cavity between pleura and chest wall. So pleural cavity is a potential space between, the right answer is between visceral pleura and parietal pleura. In health, the two pleura are in contact. When air or fluid liquid collects between the two membranes, the pleural cavity or sac becomes apparent. There are actually 2 pleural cavities, the right and left, and each constitutes a closed unit and are not connected to each other. यहाँ पे कोई क्वेश्चन हो आप वहीं पर ही मुझसे पूछ लीजिएगा। Pleural space. Pleural space is a potential space between visceral and parietal pleura. The negative pressure of pleura prevents the lungs from collapsing during respiration. In inspiration, the pleural space become more negative, and in expiration it becomes less negative. तो जब हमें जो इंस्पायर करना होता है तो जो प्लूरल कैविटी का प्रेशर होता है वो फॉल डाउन कर जाता है -7.5 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, और ड्यूरिंग एक्सपायरेशन ये -5 मिलीमीटर ऑफ मर्करी हो जाता है। सो मेरी आवाज जो शायद नहीं आ रही है, कुछ बेहतर हुई है? सर वॉइस आपका ओके है, थोड़ा अभी आपने किया था तो थोड़ा और अच्छा हो गया था, लेकिन वॉइस ठीक है सर आपका। नहीं, ये जो सैयद जैन को मेरी आवाज नहीं आ रही है। सर माइक थोड़ा आपने करीब किया, आप बेहतर आ रही है, अच्छी आ रही है। सैयद जैन, अब आपको आवाज अगर क्लियर हुई है तो मुझे बताइए। आवाज मेरी क्लियर हुई है? जी सर ठीक आ रही है, ओके ओके। जी सर, जैन ने भी रिप्लाई कर दिया उन्होंने रिप्लाई? अच्छा जी। अच्छा जी। सो प्लूरल स्पेस जो है इट्स अ पोटेंशियल स्पेस, और प्लूरल स्पेस के अंदर एक थिन लेयर ऑफ द लिक्विड होता है विच इज नॉट एस्पायरेबल। बहुत मामूली सा थिन फिल्म जो है ऑफ लिक्विड होती है, जिसका जो एडवांटेज होता है वो ये होता है टू प्रिवेंट फ्रिक्शन। लेकिन जो है नॉर्मली ना फ्लूइड होता है, ना एयर होती है, और ना प्लूरल कैविटी हमें रेडियोलॉजिकली नजर आती है।
अच्छा जी, आर्टियल सप्लाई ऑफ प्लूरा। सो वी नो के प्लूरा के दो पार्ट्स हैं, एक विस्रल पार्ट है जो कि बिल्कुल जो है लंग से अटैच होता है, और एक पैराइटल पार्ट है जो कि बाहर की तरफ होता है। जो विस्रल पार्ट है उसकी आर्टीरियल और नर्व सप्लाई वही है जो कि लंग की है, और जो है जो पैराइटल है उसकी नर्व सप्लाई और आर्टियल सप्लाई वो है जो कि चेस्ट वॉल की है। So arterial supply of thoracic wall is intercostal arteries and internal thoracic artery and musculophrenic arteries. Or arterial supply of visceral pleura is bronchial arteries. Neural supply of costal part of parietal pleura is by intercostal nerve, while mediastinal diaphragmatic part by phrenic nerve, while visceral pleura is supplied by pulmonary plexus. Pleural cavity or pleural space जो है synonymous है, both are the same thing. Pleural cavity normally होती है, pleural space जो है आमतौर पे नहीं होती है क्योंकि दोनों प्लूरा अप्रोक्सीमेट होते हैं, लेकिन जब जो है वहाँ पे कोई फ्लूइड आ जाए, एयर आ जाए, तब वो एक स्पेस बन जाती है. Okay. Someone want to ask a question? We are waiting for Zehra. No? Okay, diseases of pleura. So we are going to discuss two diseases today. One is pneumothorax. Pneumothorax is accumulation of air within the pleural cavity. And second is pleural effusion. Pleural effusion is presence of fluid in the pleural space. Then the other diseases of pleura are malignant mesothelioma. Malignant mesothelioma, as the name indicates, is a malignancy and it is associated with asbestos exposure. Then pleural plaques. Pleural plaques are also associated with asbestos, और pleural plaque इसके अलावा old healed effusions की वजह से भी हो सकते हैं. Then dry pleurisy. Dry pleurisy is a self-limiting infection of pleura in which there is no effusion but inflammation of pleura. Then pleural fibrosis. Fibrosis can occur in any organ likewise. So in pleura also pleural fibrosis occurs, and it usually occurs secondary to pleural effusion. So now coming to our one of the main topic, that is pleural effusion. Pleural effusion is defined as an abnormal accumulation of fluid in the pleural space. Excess fluid results from the disturbance of the equilibrium that exists across pleural membrane. The accumulation of fluid can usually be explained by increased pleural fluid formation or decreased pleural fluid absorption or both. Here I want to emphasize on one thing, that pleural effusion occurs due to diseases of pleura, due to diseases of lung, and due to other systemic diseases. Mostly, pleural effusion does not occur due to diseases of pleura, if we talk about percentage, because any end organ failure, like cardiac failure, like renal failure, like hepatic failure, in which there is increased hydrostatic pressure or decrease oncotic pressure, there will be excess accumulation of fluid in the body, and so there will be accumulation of fluid in the pleura. And then in inflammatory conditions like any malignancy, it can metastasize into the pleura, like any adenocarcinoma of gut. There can be the first presentation can be pleural effusion. Then any malignancy, even malignancy of lungs can cause pleural effusion, and malignancy of pleura can also cause pleural effusion. So a detailed history and examination is to be done investigation is to be done in a patient of pleural effusion. What is the difference between effusion and edema? There's a lot of difference between effusion and edema. Edema is accumulation of fluid in the part of the body
which can be picked up by general physical examination. Like when we do general physical examination, we check for pedal edema. We call that edema. Then sacral edema. In a patient who is bed-bound, we don't see pedal edema because fluid accumulates near the sacrum. So we turn the patient around and press the sacrum against the bone and see for edema. Then another kind of edema is known as pulmonary edema. That is accumulation of fluid within the lung parenchyma. Effusion is the presence of fluid in the pleural cavity. So I think that you are asking that if there is excessive fluid, there will be edema. Yes, there will be edema in the legs, and there will be effusion in both the pleura, mostly on the right side, and also in the peritoneum and pericardium. All right, because these are all serous membranes. I think that you got your answer. Okay, increased pleural fluid formation can result from elevation of hydrostatic pressure, decrease oncotic pressure, increased capillary permeability, passage of fluid through opening in diaphragm, and reduction of pleural space pressure, like in atelectasis. So this is not an X-ray. This is just a diagram. And as you can see, this is the right side. Whenever we see a X-ray, or when so we shake hand with it. We give our hand in front, and the hand that X-ray is supposed to give to you is its right hand. So this is the right side, and this is the left side. On right side, you cannot see the pleural cavity. On left side, because there is accumulation of fluid, you can see the pleural cavity. All right. So you can, on the right side, pleural cavity is not evident, but on the left side, because there is fluid presence, so you can see the pleural cavity. All right. So if this were an X-ray, how will I read it? I will read it that there, because this whole part is supposed to be black if it is an X-ray. All right. Okay. Like this is an X-ray, and it is representing the same effusion, like it was there, but it was on the lower part. Here it's on the upper part. So how will I read it? There is a homogeneous opacity because it's homogeneous in the left, middle, and lower chest, which is showing a meniscus sign. So this sign is known as meniscus sign. This concavity is known as meniscus sign. All right. So the only idea अभी तक जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये कि when there is no abnormality, you cannot see the pleura in normal radiography. Let's see the questions. Sir, in pulmonary edema, where the fluid accumulates? In the lung parenchyma. It means fluid between two layers like pericardial or pleural layers. I didn't get that. Rashida, will you explain this to me again? It means the fluid between two layers like pericardial or pleural layers. Okay. 4 types of fluid can accumulate in the pleural space. Serous fluid, like watery fluid, we call it hydrothorax. Blood, which can be due to trauma. Hemothorax, then chyle. Chyle is lymphatic fluid which is formed from Cristaena chyli और thoracic duct के थ्रू जाता है और वो रप्चर हो जाए प्लूरा के अंदर. Chylothorax and pus, pyothorax और empyema thoracis. All right. So this is an MCQ. Remember these 4 types of fluid in the pleural space.
So the diagnostic approach of pleural effusion, there are two steps for the diagnosis of pleural effusion. एक तो ये कि patient comes to you with symptoms which are representative of pleural effusion. So what is the first step is to determine the presence of fluid. And number two, if there is fluid present, that determine the cause of that effusion. All right. So in history, the patient usually comes with a history of the shortness of breath or dyspnea on exertion. The level of dyspnea depends upon the amount of fluid and the time in which the fluid has accumulated. Usually, it is exertional dyspnea, and but depending if it's paraneumonic effusion, so it will occur very suddenly, so dyspnea will be more. All right. The second is chest pain. Chest pain is usually unilateral and is called, the character is called pleuritic type of chest pain. And the pleuritic pain is when the pain becomes worse on taking a deep breath. Okay? Now my question is, which pleura is pain sensitive? Visceral or parietal? And third option is both. So I'm waiting for your answer. And the other cause of pleuritic chest pain is both parietal, any other? Parietal. So majority is always right. Parietal pleura is supplied by costal nerves, so it is pain sensitive, while visceral pleura is supplied by the nerves which supply lung. So these are not pain sensitive. आप किसी के लंग को काट दें, कोई पेन नहीं होगा, ठीक है? So parietal pleura is pain sensitive. Okay, so pleuritic chest pain is due to stretching of parietal pleura. Another cause of pleuritic chest pain is muscular pain. जैसे आपने बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर ली हो, उसके बाद जो मस्कुलर पेन होता है वो भी डीप ब्रेथ के ऊपर, क्योंकि मसल स्ट्रेच होते हैं तो डीप ब्रेथ के ऊपर होता है, मूवमेंट पे होता है. इसी तरह से प्लूरेटिक चेस्ट पेन की जो एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस है वो मस्कुलर पेन, ये मस्कुलोस्केलेटल पेन. द थर्ड usual symptom with pleural effusion is dry cough. So the cough is usually dry because the abnormality is not within the lung parenchyma, and we know that pleural cavity is not attached with lung. All right. So if there is effusion, if there is phlegm coming or sputum coming with cough in the case of pleural effusion, then most likely the cause might be due to the pulmonary disease associated with that pleural effusion. All right. Then on examination, we know that all the examinations are done in 4 steps: inspection, palpation, percussion, and auscultation. So in inspection, depending upon the amount of fluid, the chest may be asymmetrical. There might be a bulge on the affected side. Then on palpation, if there's large amount of fluid, it will push the trachea and mediastinum away from the fluid side. All right. So if it is massive effusion on left side, it will push the trachea towards the right side. All right. Then percussion. On percussion, the if there is presence, if there is fluid present, then their percussion note is it's dull, and to be very accurate, it is known as stony dull. And on auscultation, there will be diminished sound, and the vocal resonance will be decreased. All right. Then if you are suspecting effusion, the first thing which we do is a chest radiography, followed by a chest ultrasound, and a CT scan might be needed.
Chest radiograph is the primary diagnostic tool. The most common radiographic appearance is blunting of the costophenic and cardiophrenic angle. As fluid accumulates, blunting becomes more pronounced and an upwardly concave meniscus seen to extend the lateral chest wall. It is called the meniscus sign. Clues indicated pleural effusion includes generalized homogeneous opacity and diffuse haziness. Upright posterior anterior posterior radiograph may not show if fluid is less, and a lateral costophenic angle blunting. For a lateral costophenic blunting, there should be around 500 ml of fluid present. All right. So the sensitivity of chest radiograph if there's around 500 ml of fluid. Lateral radiographs can pick as little as 200 ml of fluid, and if there's lesser fluid than that, so you have to go for an ultrasound chest. Then there are many types of effusion, but right now we are just concerned with massive effusion and effusion with a meniscus sign. So this is again not a radiograph, it's a picture to just explain. So what you can see that on the right side, if we shake hand, then this will be the right side. All right. So on the right side, there is a homogeneous opacity which is obscuring the costophenic angle. This angle is the costophenic angle, and this angle is the cardiophenic angle. So the costophenic angle is blunted, and for blunting of costophenic angle, we need around 500 ml of fluid. Okay, so there is a homogeneous opacity in the right lower chest, which is with obliteration of costophenic angle, and there is a meniscus sign. So this sign shows that there is free fluid. All right, this concavity. ठीक है, ये जो नीचे की तरफ से ऐसे आपको सी की तरह जो नजर आ रहा है, सही है। अब यही जो है तस्वीर थी उसी से मिलता जुलता रेडियोग्राफ है. On the right side you can see that costophenic angle and cardiophrenic angle both are obliterated. There is a homogeneous opacity with meniscus sign. ठीक है. In this X-ray, on the left side, you can see the meniscus sign. Costophenic and cardiophrenic angle both are obliterated. In this X-ray, there is massive effusion. Okay, so you cannot see the meniscus sign, but costophenic and cardiophrenic angles are obliterated. So there are many differential diagnoses for this X-ray. It can be a very large pneumonia, but there's pushing effect, so it's not pneumonia. But there can be a mass with effusion. There can be many things. But with meniscus sign, you can be sure that it is effusion. Okay, this is an X-ray in which there is no meniscus sign. If you write a letter, what letter will this be? A D. All right. And on the left side, if I write, it will be a inverted D sign. It means that it's not free fluid because it is not making a meniscus sign. It's a loculated effusion. All right. Then inverted D. This is also a special type of effusion in which the fluid is accumulated in the horizontal fissure. This is the horizontal fissure. We call it a phantom tumor, but you don't have to remember it right now. I'm just telling you that there are varieties of pleural effusion. Only meniscus sign does not mean effusion. In this X-ray, you can see that right diaphragm is raised. All right, left is here and right is raised. This might be pleural effusion. This might be the
the visceral pleura, and this might be the parietal pleura. So it might be a pleural effusion. It might be just that the diaphragm is raised due to phrenic nerve injury. So when we see these types of X-rays, there may be the cause above the diaphragm, at the diaphragm, and below the diaphragm. A big liver access can push the diaphragm upward. The diaphragm can be collapsed by the paralysis of phrenic nerve, or there might be a pleural effusion. All right. So just the variety. This is also pleural effusion. We call it lamellar effusion, and it is free fluid. All right. So what you have to remember is the meniscus sign, the costophenic angle, the cardiophrenic angle, blunting. All right. Then ultrasound can pick as little as 50 ml of fluid, and ultrasound is one of the gold standard to pick pleural effusion. And the other advantage of ultrasound that it aids in identification of loculated effusion, and with the help of ultrasound, aspiration can be done of the fluid, because you are not guessing. In X-ray, you cannot be sure that where to put your needles in. With ultrasound guidance, you can mark the area and take out the fluid. And then you can see the lung parenchyma also, because many effusions are due to pulmonary pathology. So you can see that if there is a mass in the lung. Okay. Then CT scan. CT scan is very specific for effusion, and it also tells about the lung parenchyma. Okay. Once the pleural effusion is diagnosed, the cause must be determined. Pleural fluid is drawn out of the pleural space, and this process is called thoracocentesis. The fluid is then evaluated by naked eye and then sent to the laboratory. And the first thing which we need to know is that is this fluid exudate or transudate? A transudate fluid is when the balance of hydrostatic forces influencing the formation and absorption of pleural fluid is altered. So सबसे पहले हमने ये आइडेंटिफाई किया कि फ्यूजन है या नहीं है, फिर हमने ये देखा कि जो है फ्यूजन जो है अगर है तो वो एक्सुडेट है या ट्रांसुडेट है. आज हमने बहुत टाइम लगा लिया. अच्छा नहीं, 9:30 स्टार्ट हुआ था, मैं तो डर गया कि 10 o'clock हो गया. ओके, फिर उसके बाद एक्सुडेट है या ट्रांसुडेट है. तो एक्सुडेट और ट्रांसुडेट जो है हम जो है नेकेड आई से भी देख सकते हैं. जो ट्रांसुडेट होता है वो मोस्टली जो है बिल्कुल वाटर लाइक होता है, और एक्सुडेट जो है वो कलर्ड होता है. ठीक है, वो जो है उसका कलर जो है रेड भी हो सकता है, उसका कलर जो है पफ की तरह भी हो सकता है, उसका कलर मिल्क की तरह भी हो सकता है जिसको काइलस कहते हैं. ठीक है, और जो है उसका जो है कलर जो है येलो भी हो सकता है. ठीक है. So the investigation to differentiate between exudate and transudate is not known as pleural fluid detailed report, a pleural fluid TR. If the quantity of protein in pleural fluid is more than 3 gram, then 3 gram per deciliter, then it is an exudate. But if the protein is below 3 gram, then that might be transudate. All right. An accurate diagnosis of the cause of effusion, transudate versus exudate, relies on a comparison of the chemistries in pleural fluid to those in the blood using Light's criteria. So it's a criteria, and it will come in your MCQ. According to Light's criteria, a pleural effusion is likely to be exudated if at least one of the following. And do remember that at least if one of the criteria is met, the fluid is exudate. All right. It's not like if one of the criteria is met of transudate, it will be transudate. To be an exudate, at least one criteria has to be met. All right. The ratio of pleural fluid protein, that is that pleural fluid protein will be the nominator, to serum protein is greater than 0.5. All right. So I'll repeat. The first criteria is
the ratio of pleural fluid to serum protein is greater than 0.5. The second is the ratio of pleural fluid LDH to serum LDH is greater than 0.6. The pleural fluid LDH will be the numerator and serum LDH will be the denominator. And then the third is pleural fluid LDH is greater than 2/3 times the normal upper limit of serum LDH of that laboratory. All right. So if one of the criteria is met, then the fluid is exudative. All right. So why do we want to know that if the fluid exudate or transudate? Because the causes are different. So the causes of exudative pleural effusion are infections, and that can be a pneumonia, tuberculosis, or any other infection, the neoplasms, okay? Then immune disorders like SLE, like rheumatoid arthritis, then some abdominal diseases like acute pancreatitis can cause pleural effusion, all right? Pulmonary embolism can cause a pleural effusion. Then some drugs like amiodarone, methotrexate, phenytoin, they can cause penicillamine, they can cause drug-induced pleural effusion. Other causes are asbestosis, yellow nail syndrome, or esophageal rupture. Then causes of transudate, there are two causes of transudates. One is increased hydrostatic pressure and the other is decreased oncotic pressure. So the causes can be congestive cardiac failure, constrictive pericarditis, cirrhosis, nephrotic syndrome, any cause of hypoalbuminemia, myxedema, pulmonary embolism. 20% causes transudate pleural effusion, 80% causes exudative pleural effusion. All right. आज बड़ी खामोशी है, कोई सवाल नहीं आ रहा, लगता है कुछ समझ में नहीं आ रहा. समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? चलो गुड. अच्छा जी, एक दफा हमने जो है ये चेक कर लिया कि एक्सुडेट है या ट्रांसुडेट है, तो अब हमें जो है एक आइडिया हो गया कि हमें आगे क्या करना है. रोज तो इस टाइम पे जो है घर पे नाश्ता भी नहीं किया होता है. रोजा सोने के लिए नहीं होता है, रोजे में सारे काम करने होते हैं. रोजा सिर्फ जो है अल्लाह ताला के लिए होता है, ठीक है? तो अल्लाह ताला पे एहसान भी नहीं होता है, बल्कि अल्लाह ताला के लिए, अपने लिए होता है. अच्छा जी, अब जो है हमें जब जो पता चल गया कि ये जो है एक्सुडेट है या ट्रांसुडेट है. अगर ट्रांसुडेट है तो फिर हम ट्रांसुडेट के लिए जो है वर्कअप करेंगे. हम सीरम प्रोटीन्स एजी रेशो करवाएंगे, हम जो है पेशेंट का जो है रीनल स्टेटस चेक करेंगे, हम पेशेंट का इकोकार्डियोग्राफी करवा लेंगे. ऑलराइट. और अगर जो है एक्सुडेट है तो फिर जो है हम जो है एक बहुत अच्छी हिस्ट्री लेंगे. इफ द पेशेंट इज हैविंग fever for the 2 days and is also having cough with sputum, then the diagnosis would be most likely a pneumonic effusion. So we will send pleural fluid for culture and sensitivity. If the patient is a smoker with 20 pack years, he is having hemoptysis, along with that he is having this pleural effusion, then we will think upon a malignant pleural effusion due to bronchogenic carcinoma. We can go for cytology of pleural fluid and pleural biopsy. All right. So depending upon the cause of effusion, we do certain tests. So the DR include pH. pH is low pH is 7.2 in complicated parapneumonic effusion, empyema, malignancy, tuberculosis effusion, and rheumatoid pleurisy. The pH is low. The causes of decreased glucose is empyema, because the bacilli in the fluid, they consume glucose. Then tuberculosis pleural effusion can also cause decreased glucose. Then rheumatoid pleurisy can also cause decreased glucose. Then most transudates have a white cell count of less than 1000 cells per millimeter cube.
while exudate have more cells. Then the differentials, the DLC, if it's predominant neutrophils, then most likely paraneumonic effusion, pulmonary embolism. All right. If there's predominant lymphocyte, then the causes can be malignancy, tuberculosis, and autoimmune diseases. If predominant eosinophils, then the likely causes can be malignancy, paraneumonic effusion, pulmonary embolism, etc. Then what other tests can be done? Smears can be done. If you are suspecting TB, you can stain it for acid-fast bacilli, but the yield is very low. Then culture, routine culture of pleural fluid can be done. Culture for the tuberculous bacillus can be done. AFB culture can be done. All right. Then serum amylase of pleural fluid is elevated in esophageal rupture in acute pancreatitis. Then acid-fast bacilli and culture if tuberculous pleuritis suspected, smear for pleural fluid is often negative because in pleural effusion, in the TB pleural effusion, it's an inflammatory fluid. It's not due to empyema. It's not due to the growth of bacilli. In TB empyema, the smear is positive. The cytology, the diagnostic for pleural fluid cytology for malignancy range between 40 to 60%. Then triglycerides are seen in chylothorax, increased triglycerides in chylothorax, increased cholesterol in pseudocylothorax, creatinine if urinothorax. Then other tests like rheumatoid factor can be done, ANA can be done. So it depends upon the diagnosis which you are suspecting. All right. Then what are the invasive investigations? Percutaneous pleural biopsy are of greater value in diagnosis of granulomatous and malignant disease of the pleura. They are performed on patients with undiagnosed exudative pleural effusion. Then blind percutaneous pleural biopsy, percutaneous pleural biopsy जो है जो सबसे ज्यादा कॉमनली की जाती है वो एब्राम नीडल बायोप्सी होती है और ये एक ब्लाइंड बायोप्सी होती है और इसके अंदर जो है चंक्स जो है वो डिफरेंट साइट से लिए जाते हैं. वी कॉल इट लाइक क्लॉक से जो हम इसको वो करते हैं कि हम जो है 3 o'clock की पोजीशन से लेते हैं, 6 o'clock से लेते हैं, 9 o'clock से लेते हैं. वी गो बिटवीन द रिप. यहाँ पे आई होती है जिससे हमें पता होता है कि हमें कहाँ से बाइट लेना है. हमने 3 o'clock के ऊपर रह के ली, 6 o'clock पे ली, 9 o'clock पे ली, 12 o'clock पे ली, लेकिन 12 o'clock पे हम नहीं लेते हैं क्योंकि जो ऊपर वाली रिब है उसके नीचे न्यूरोवेस्कुलर बंडल्स होते हैं. वी डोंट वांट टू इंजर देम. ऑलराइट. फिर एब्राम बायोप्सी तो जो है ब्लाइंड बायोप्सी होती है. फिर जो है एक जो है गाइडेड बायोप्सी होती है, उसको मेडिकल थोरैकोस्कोपी कहते हैं, जो कि जो है लोकल एनेस्थीसिया के अंदर होती है और इसके अंदर एक फाइब्रो ऑप्टिक ट्यूब होती है जिसको हम मेडिकल थोरैकोस्कोप कहते हैं. दैट इज इंसर्टेड इन द प्लूरल कैविटी और जिस जगह पे जो है लीजन नजर आता है वहां से बायोप्सी ली जाती है और इसकी यील्ड जो है वो ज्यादा है देन एब्राम्स बायोप्सी मेडिकल थोरैकोस्कोपी की. This is how a needle can be inserted and a tube can be placed in a drain. So with that we end our first topic, pleural effusion. कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से पूछें क्योंकि हमें दूसरा टॉपिक कवर करना है and we have got only 20 minutes. We are waiting for Anas. Is Anas writing? No, I don't think anyone is writing. So should we move? लाइट्स क्राइटेरिया मैं एंड के अंदर रिपीट कर देता हूँ. मैनेजमेंट तो हमने जो है नहीं की. मैनेजमेंट तो कॉस्ट की होगी. हम तो सिर्फ इन्वेस्टिगेशन हमने डिस्कस की है. इन्वेस्टिगेशन के अंदर कोई चीज अगर पूछनी है तो वो मेरे ख्याल में एंड में कर ले. ठीक है, एंड में कर ले. ओके.
Pneumothorax. So what is pneumothorax? Pneumothorax is accumulation of air in the pleural space. The incidence of primary spontaneous pneumothorax is 18 to 28 per 100,000 per year for men, and as low as 1.2 to 6 per year for women. So it's more common in males. Pneumothorax की classification, pneumothorax जो है spontaneous हो सकता है और traumatic हो सकता है. Is there some physiological phenomena to drain fluid in the pleural space? नहीं समझा मैं. अगर कोई जैसे सिम्टोमेटिक है तो आपको फ्लूइड ड्रेन करना है. आमतौर पर ट्रांसुडेटिव फ्लूइड को हम ड्रेन नहीं करते हैं. एक्सुडेटिव फ्लूइड हैज टू बी ड्रेन्ड यूजुअली. Okay, so pneumothorax can be spontaneous. Spontaneous means when there is no trauma, and traumatic. Traumatic can be iatrogenic and non-iatrogenic. Iatrogenic क्या होता है? Iatrogenic समझ में आ जाएगा तो non-iatrogenic खुद ही समझ में आ जाएगा. Iatrogenic. Yes, iatrogenic is due to some medical procedure. Good. So iatrogenic and non-iatrogenic trauma can be due to accidents, due to homicide, dagger से हो सकता है, bullet से हो सकता है, road traffic accident में हो सकता है. Iatrogenic जो accidental हो सकता है कि कोई बहुत ही क्रूड किस्म की जो ब्रेस्ट बायोप्सी हो रही है, आपने जो अंदर तक जो उसको जो डाल दिया, या फिर जो कोई CVP डाल रहा है, उससे प्लूरा के अंदर जो चले गए. ऑलराइट. एंड artificial iatrogenic pneumothoraces are not being done right now, so that we won't discuss them. So traumatic is not in our interest right now. We are more interested in spontaneous. Spontaneous can be primary or can be secondary. प्राइमरी क्या होता है? जिसके अंदर हमें कॉज ना पता चले. और सेकेंडरी जो है किस वजह से होता है? जितनी भी जो है लंग की डिजीजेज हैं उन सब की वजह से सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स हो जाता है. जो सबसे कॉमन कॉज ऑफ न्यूमोथोरैक्स अराउंड द वर्ल्ड है वो COPD है. ऑलराइट. फिर बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जिनके अंदर जो है जो प्रेजेंट ही जो है न्यूमोथोरैक्स के साथ करती हैं, लेकिन वो कंडीशन जो है रेयर है. जैसे जो सिस्टिक लंग डिजीजेस होती हैं, जैसे लिम्फेंजियोमायोमाटोसिस है, हिस्टोसाइटोसिस है. लेकिन जो सबसे कॉमन जो है वर्ल्ड के अंदर COPD है. हमारे मेरे ख्याल में पोस्ट टीबी सीक्वेलीज के अंदर जो ज्यादा होता है न्यूमोथोरैक्स. एस्मा के साथ बहुत होता है न्यूमोथोरैक्स, लेकिन जितनी भी पल्मोनरी कंडीशन है सबके साथ न्यूमोथोरैक्स हो सकता है. Causes of iatrogenic pneumothorax are pleural biopsy, transthoracic needle aspiration, central venous cannulation, biopsy of breast, liver biopsy, mediastinal biopsy, esophageal rupture due to instrumentation. अच्छा, हमने पहले जो फ्यूजन के जो सिम्टम्स थे वो डिस्कस किए थे. जो न्यूमोथोरैक्स के अंदर जो सिम्टम्स होते हैं वो फ्यूजन वाले ही सिम्टम्स की तरह होते हैं, लेकिन दे आर सडन. Sharp, sudden unilateral chest pain with which is very severe, with sudden severe dyspnea. All right. और साथ में ड्राई कॉफ हो सकती है. तो एक पेशेंट है, उसको सडनली लेफ्ट साइडेड सीवियर चेस्ट पेन और साथ में जब सीवियर डिस्निया हो गया. 3 डिफरेंशियल डायग्नोसिस है, मुझे जल्दी से बताइए. टाइपिंग स्पीड तो बहुत स्लो है.
कोई अटेम्प्ट भी कर रहा है कि मैं आगे चलूं? वेरी गुड। एक तो एमआई हो गया, एक एंजाइना हो गया, ठीक है, दोनों तो जो है एक ही हो गए। प्लूरल इफ्यूजन रॉन्ग, ये तो अब मैं दोबारा से जो है ना पूरा के पूरा पढ़ाऊंगा। प्लूरल इफ्यूजन, प्लूरल इफ्यूजन के अंदर सडन नहीं होता है, प्लूरल इफ्यूजन के अंदर स्लोली होता है। नीमोथोरेक्स, यस राइट, अब सही है, अब नहीं पढ़ाना पड़ेगा वो। सीओपीडी में नहीं होता, सीओपीडी जो है मैंने पढ़ाया था, सीओपीडी तो नहीं, मैंने नहीं पढ़ाया था। सीओपीडी के अंदर जो है कॉफ होती है और डिस्निया होता है इन जो मिडिल एज 40 के ऊपर। वेरी गुड, डायसेक्टिंग एरोटिक एन्यूरिज्म, ठीक है। तो फर्स्ट इज एमआई, सेकंड इज नीमोथोरेक्स, थर्ड इज डायसेक्टिंग एरोटिक एन्यूरिज्म और फोर्थ है पल्मोनरी एम्बोलिज्म। गैस्ट्राइटिस के अंदर भी हो सकता है, लेकिन गैस्ट्राइटिस के अंदर जो है बर्निंग होती है, इसलिए आमतौर पे नहीं होता। थैंक यू। अच्छा जी, physical science depending upon the amount of air, there can be a shift of mediastinum towards the opposite side, there can be a bulge on the same side, breath sounds भी absent होंगी और vocal resonance भी diminish होगा। वो सारी के सारी चीजें जो प्लूरल फ्यूजन के अंदर होती हैं वही सारी के सारी होंगी। जो फर्क होगा वो होगा परकशन नोट का। वहां पे परकशन नोट जो है वो डल, परकशन जो है वो जो इस तरह से करते हैं, तो वहां पे परकशन नोट प्लूरल फ्यूजन के अंदर डल या स्टोनी डल होता है और नीमोथोरेक्स के अंदर हाइपर रेजोनेंट होता है, ठीक है। आप जो है अपने जो है किसी छोटे बहन भाई की कमर के ऊपर जो है ऐसे करके हाथ मारेंगे तो आपको ढम करके आवाज आएगी। वो इस वजह से आती है क्योंकि एयर होती है, ठीक है। एयर अगर नहीं होगी तो आवाज जो है वो बिल्कुल जो है ऐसे आएगी ऐसे आपने पत्थर पे हाथ मारा है, कोई आवाज नहीं आएगी। तो अगर एयर होगी तो, और अगर नीमोथोरेक्स होता है तो बहुत ज्यादा हाइपर रेजोनेंट साउंड आती है, ठीक है। तो जब आपकी क्लिनिकल पोस्टिंग होगी तो हम आपको ये अप्रिशिएट कराएंगे परकशन नोट। ओके जी, तो नाउ जो है हमने पहले जिस तरह प्लूरल फ्यूजन के अंदर एक डायग्राम देखी थी समझने के लिए, उसी तरह ये डायग्राम हम देख रहे हैं। जो फ्लूइड होता है वो ग्रेविटी की वजह से नीचे जाता है और एयर एज यू ऑल नो वो ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है जी। तो जो नीमोथोरेक्स होता है उसके अंदर जो है नीचे की तरफ नहीं, एक जो है लाइन इस तरह से ड्रॉ होती है। प्लूरल फ्यूजन जो है जिसका जो है मेडिकल प्रोफेशन से कोई ताल्लुक नहीं है वो देख के बता देगा कि ये है प्लूरल फ्यूजन है, ये एबनॉर्मेलिटी है। नीमोथोरेक्स क्योंकि एयर के साथ आप एयर को देख रहे हैं तो जो है उसको जो है देखना जरा सा मुश्किल होता है। अच्छा जी, कौन सी साइड जो नॉर्मल है कौन सी साइड एबनॉर्मल है, जल्दी से शेक हैंड करके जो है राइट और लेफ्ट जगह अंदाजा करके, और मुझे फौरन जवाब चाहिए कौन सी साइड एबनॉर्मल है, जल्दी, राइट या लेफ्ट। बहुत सारे आ गए भाई। राइट 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 राइट, वेरी गुड यार, तुम लोगों को तो पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, तुम लोगों को सब पता है। तो अब जिन लोगों को नहीं पता है उनके लिए बाकी सबको तो आता है। ये जो है ये लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड के ऊपर ये जो मार्किंग्स हैं इनको हम ब्रोंकोवेस्कुलर मार्किंग्स कहते हैं, ठीक है। तो दीज मार्किंग्स शुड बी प्रेजेंट इन द लंग, ठीक है। On the right side there is hyperlucent area. Hyperlucent means more black. If we compare both sides, right side is hyperlucent, the left side इतनी lucent नहीं है, ठीक है। Which is devoid of lung marking. You cannot see the lung marking. ये जो lung markings है ना, ये जो lines जा रही हैं, vessels हैं, नजर आएंगी, यहाँ पे नहीं है, ठीक है। So on the right side there is hyperlucent area which is devoid of lung marking, or collapsed border of lung can be seen.
ये लंग पड़ा हुआ नजर आ रहा है आपको, और यहाँ पे आपको लंग मार्किंग नजर भी आ रही है, लेकिन यहाँ पे आपको कोई लंग मार्किंग नजर नहीं आ रही है। ठीक है, कैन यू अप्रिशिएट दैट? सही है। यहाँ पे हाइपरल्यूसेंट एरिया, आई एम सॉरी कि ये अच्छा जो एक्सरे नहीं है, ठीक है, लेकिन ये हाइपरल्यूसेंट एरिया यू कैन सी। फिर अब यहाँ पे एबनॉर्मेलिटी लेफ्ट साइड के ऊपर है, हाइपरल्यूसेंट, कोलैप्स बॉर्डर, नो लंग मार्किंग। बस ये 3 चीजें चाहिए होती हैं टू डायग्नोस न्यूमोथोरैक्स, और न्यूमोथोरैक्स एक इमरजेंसी होती है, तो एक्सरे डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बड़ा pneumothorax, we call it a tension pneumothorax, which has pushed the whole mediastinum towards the left side, squashed the left lung also. तो apparently तो ये लग रहा है कि यहाँ पे abnormality है, लेकिन ये पूरा abnormal है, और इसके अंदर हम जैसे ही नीडल डालेंगे पेशेंट कंफर्टेबल हो जाएगा। ठीक है, ये जो pneumothorax नहीं है ये, लेकिन जो नीचे जो फ्लूइड है और ऊपर जो एयर है, तो वी कॉल इट अ हाइड्रोनीमोथोरैक्स, और इसके अंदर स्ट्रेट लाइन होती है, वी कॉल इट अ एयर फ्लूइड लेवल, क्योंकि मिनिस्कस साइन नहीं है। ठीक है, ऊपर एयर है नीचे फ्लूइड है, तो एक एयर फ्लूइड लेवल आता है। जैसे जो इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर एब्डोमेन के अंदर एयर फ्लूइड लेवल आते हैं। ऑलराइट, ये सीटी स्कैन है। सीटी स्कैन जो है अंदर जो पिक्चर्स होती हैं वो जो है हमें जो स्लाइसेस मिलते हैं, ट्रांसफर सेक्शन। बॉटनी के अंदर आप लोगों ने ट्रांसफर सेक्शन काटे थे ना, तो ये चेस्ट के अंदर से एक ट्रांसफर सेक्शन निकाल के हम इस तरह से देख रहे हैं। तो ये राइट साइड के ऊपर आप अगर देखें तो ये जो है जेट ब्लैक एरिया विच इज डिवाइड ऑफ लंग मार्किंग, और यहाँ पे हमें लंग नजर आ रहा है, तो दिस इज न्यूमोथोरैक्स। आया समझ में? नहीं आया? अच्छा जी, जो मैनेजमेंट होता है प्लूरल इफ्यूजन का, वो फॉर प्राइमरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स अलग होता है और सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स अलग होता है। So in primary spontaneous pneumothorax, if the patient is not dyspneic and the pneumothorax is small, then observation is the choice in small pneumothorax. All right, but if the patient is breathless, then you cannot just observe him. Patient with small, that is less than 2 centimeter of pneumothorax may be considered for discharge with written advice to return if breathless or अगर करीब रहता हो. If admitted, high flow oxygen must be given. Management of primary spontaneous pneumothorax, breathless patient must not be left without intervention regardless of size of pneumothorax. Simple aspiration is recommended for all primary spontaneous pneumothorax requiring intervention. So if the patient who has got a primary spontaneous pneumothorax in which there is no cause known, then and the patient is breathless, then the first thing which is to be done is aspiration. You aspirate 2.5 liters of air, and if the patient is still breathless, then you put an intercostal drain. ठीक है, प्राइमरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स का पेशेंट आया और पेशेंट जो है वो कंफर्टेबल है, तो आप सिर्फ उसको जो रीअश्योर करेंगे। अगर जो बहुत ज़्यादा ब्रेथलेस नहीं है, करीब ही रहता है, तो उसको घर भी भेजा जा सकता है। ब्रेथलेस पेशेंट को हम घर नहीं भेजेंगे, हम उसको एडमिट करेंगे, और अगर वो ब्रेथलेस काफ़ी है तो हम जो एयर एस्पायरेट करेंगे। इफ वी एस्पायरेट 2.5 liters of air and then also the patient is breathless, then we will put a chest drain inside. एक चेस्ट ट्यूब हम पास कर देंगे ताकि पेशेंट कंफर्टेबल हो जाए। पेशेंट को हम चाहे चेस्ट ट्यूब डालें या हमने सिर्फ उसको एडमिट किया हुआ है, हम उसको हाई फ्लो ऑक्सीजन देंगे। हाई फ्लो ऑक्सीजन जो है वो किस लिए देंगे? चाहे उसकी सेचुरेशन नॉर्मल हो फिर भी देंगे। इसलिए देंगे कि चलो वो नोट पैड खोल के जो है ना एंड के अंदर बताएंगे किस लिए देंगे। अच्छा जी, मुझे याद दिला देना कि बताना है। मैनेजमेंट ऑफ सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स। प्राइमरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स के अंदर हम चाहते हैं कि हम इंटरवेंशन ना करें।
सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस निमोथोरेक्स के अंदर हम चाहते हैं कि हम जो है चेस्ट ट्यूब डालें. Intercostal tube drainage is recommended in all patients having secondary spontaneous pneumothorax, except in patients who are not breathless or have a very small pneumothorax less than 1 centimeter. अगर रिम जो है less than 1 centimeter है तो ट्यूब डालने की जगह ही नहीं है, हम ट्रॉमा कर देंगे, तो इसलिए हम ट्यूब नहीं डालेंगे. Indication of chest tube intubation is tension pneumothorax, bilateral pneumothorax, recurrent pneumothorax, presence of dyspnea, failed manual aspiration, large pneumothorax, patient on invasive mechanical ventilator. जब जो न्यूमोथोरेक्स रिजॉल्व हो जाता है तो जो दोनों प्लूरा अप्रोक्सीमेट हो जाते हैं जैसे कि नॉर्मली होते हैं. अब किसी को अगर सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स है तो अब जैसे एक सीओपीडी का पेशेंट है, उसको न्यूमोथोरेक्स हुआ, तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू is that we are going to close the pleural space, and for that we do fluidisis. ठीक है. Fluidisis जो है is a procedure in which sterilizing agent is injected in the pleural cavity via chest tube और उससे इन्फ्लेमेशन होती है और दोनों प्लूरास आपस में चिपक जाते हैं. Indication for fluidisis is recurrent pneumothorax. किसी को पहले एक बार spontaneous pneumothorax हुआ, दोबारा हो गया, तो थर्ड टाइम पता नहीं हॉस्पिटल पहुंच सके या ना पहुंच सके, तो we are going to do fluidisis of that side. Then secondary spontaneous pneumothorax, underlying lung disease के साथ pneumothorax हुआ, दोबारा होने का चांस है, fluidisis कर देंगे. Bilateral pneumothorax spontaneous primary spontaneous नहीं होता है, तो bilateral pneumothorax के अंदर भी हम fluidisis कर देंगे. Agents for chemical fluidisis are tetracycline, talc, bleomycin. अभी थैंक यू नहीं हुआ है. हाँ जी, हमें एक तो वो ऑक्सीजन का करना है, दूसरा जो है किसी ने मुझसे कुछ कहा था बताने के लिए दोबारा. हाँ, लाइट्स क्राइटेरिया का था. समझाऊं कि सिर्फ दिखाऊं? हमें मालूम ये करना होता है कि फ्लूइड जो है एक्सुडेट है या ट्रांसुडेट है. अगर फ्लूइड फ्लूइड के अंदर प्रोटीन जो है वो मोर देन 3 ग्राम है तो इट्स लाइकली एक्सुडेट है. अगर जो 2.5 to 3.5 के दरमियान है देन वी हैव टू अप्लाई लाइट्स क्राइटेरिया. इन लाइट्स क्राइटेरिया हमें 3 चीजें देखनी होती हैं. फ्लूइड फ्लूइड प्रोटीन to serum protein का ratio. If it's more than 0.5 then this is an exudate. If the ratio of fluid fluid LDH to serum LDH is more than 0.6 it's an exudate. And if the fluid fluid LDH is greater than 2/3 times the abnormal upper limit of serum LDH for that laboratory, that is an exudate. फ्लूइडिसिस रिपीट कर दूं. बायोप्सी कौन सी? एब्राम्स बायोप्सी. एब्राम बायोप्सी जो है एक ब्लाइंड परक्यूटेनियस फ्लूइड बायोप्सी होती है. उसके अंदर हम जो है नीडल इंसर्ट करते हैं और अंदर से जो विस्टल प्लूरा है उसके जो है हम जो है चंक्स ले लेते हैं, उसकी हम बायोप्सी कर लेते हैं. बस इतना आपको आना चाहिए. फ्लूइडिसिस. फ्लूइडिसिस जो है हम जो है मैलिग्नेंट प्लूरल इफ्यूजन के अंदर करते हैं. इसके अलावा हम जो है सेकेंडरी जो न्यूमोथोरेक्स होते हैं उसके अंदर करते हैं. आइडिया क्या है? आइडिया ये है कि अब मैलिग्नेंसी की वजह से अगर इफ्यूजन हो रहा है या किसी को रिकरेंट न्यूमोथोरेक्स हो रहा है तो उसके अंदर पेशेंट बार बार सिम्टोमेटिक होता है, तो हम प्लूरल स्पेस के अंदर एक ऐसी चीज डालते हैं जो कि इन्फ्लेमेशन करती है. इन्फ्लेमेशन होने की जब प्लूरल स्पेस जो है वो अप्रोक्सीमेट हो चुकी है, अगर इतना सारा फ्लूइड पड़ा हुआ है तो हम जो है फ्लूइडिसिस नहीं कर सकते हैं. जब ये आपस में मिली हुई है तो हम कोई भी स्टेरिलाइजिंग एजेंट डाल देते हैं और उससे इन्फ्लेमेशन होती है और ये दोनों जो है सरफेसेस आपस में चिपक जाती हैं, तो दोबारा फ्लूइड या एयर यहाँ पे बीच में नहीं आएगा.
Sir, how to differentiate MI with pneumothorax during history because both need emergency treatment? इसके अंदर जो है ना फिर जो है आपको फैक्टर्स देखने पड़ते हैं। एक जो है 18 साल का जो है बच्चा जो है वो फुटबॉल खेलते हुए आएगा तो उसको लेस लाइकली जो है MI होगा, मोर लाइकली pneumothorax होगा। देन MI जो है वो स्मोकर्स के अंदर ज़्यादा होता है, डायबिटिक्स के अंदर, हाइपरटेंसिव्स के अंदर ज़्यादा होता है। फिर उसके बाद जो है जो चेस्ट पेन होता है वो रेडिएट करता है आर्म के अंदर, जॉ के अंदर, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है आपके पास जो है वहाँ पे ECG भी होता है, फिर आपके पास स्टेथोस्कोप भी होता है, आप न्यूमोथोरेक्स पिक कर सकते हैं, आप परकस कर सकते हैं। राइट साइडेड स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स होगा, बिल्कुल लेफ्ट साइड के ऊपर मीडियस्टिनम चला जाएगा। मीडियस्टिनम जो है वो जो है फिक्स नहीं होता है। ठीक है सर। राइट जी सर, कैन वी एंड द सेशन नाउ? आई हैव टू लाइन अप द अनदर मीटिंग। एक सेकंड याद है, ये क्वेश्चन जो पूरे हो जाए ओके सर, ओके। कोई और क्वेश्चन है? अच्छा जी, राइट साइड पे अगर न्यूमोथोरेक्स होगा तो मीडियस्टिनम लेफ्ट साइड पे पुश हो जाएगा। मतलब ये ट्रैकिया है ना, तो ट्रैकिया जो है वो लेफ्ट साइड के ऊपर चला जाएगा। अच्छा जी, आखिरी चीज जो है जो हम जो डिस्कस कर रहे थे वो ये थी कि हम हाई फ्लो ऑक्सीजन जो है क्यों देते हैं। हम हाई फ्लो ऑक्सीजन इस वजह से देते हैं कि जो न्यूमोथोरेक्स होगा उसके अंदर जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो जाती है, और कंपोजिशन ये होती है कि उसके अंदर जो है 78% नाइट्रोजन होती है और 21% ऑक्सीजन होती है, ठीक है जी। अब न्यूमोथोरेक्स के अंदर 78% ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है। हमने हाई फ्लो ऑक्सीजन दी, समझे कि हमने 100% ऑक्सीजन दी। बीच में ये प्लूरा है, ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। हमने जब यहाँ पे जो है 100% ऑक्सीजन दी, 0% नाइट्रोजन दी, तो यहाँ से जो है नाइट्रोजन जो है वो जो है लंग के अंदर आएगी और यहाँ से ऑक्सीजन जो है वो प्लूरा के अंदर जाएगी, तो रिप्लेस हो जाएगा। मतलब ये कि जो है जस्ट फॉर जो है थ्योरेटिकल जो अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पे प्लूरा के अंदर जो है हमने उस जो है नाइट्रोजन को ऑक्सीजन से रिप्लेस करके 100% ऑक्सीजन कर लिया और जो है 0% नाइट्रोजन कर दिया। तो डिफ्यूजन से हमने ऑक्सीजन नाइट्रोजन को ऑक्सीजन से रिप्लेस कर दिया विद इन द प्लूरा, और ऑक्सीजन जो है वो बॉडी से 5 टाइम्स नाइट्रोजन के मुकाबले में 5 टाइम्स मोर इजीली डिफ्यूज होके निकल जाती है, तो न्यूमोथोरेक्स जल्दी हील हो जाता है। ठीक है जी। लेफ्ट साइड लंग्स के फंक्शन कॉम्प्रोमाइज होंगे अगर मीडियस्टिनम शिफ्ट होगा, लेफ्ट पर बिल्कुल होंगे। वेसल्स सारी कंप्रेस हो जाएंगी। सर, व्हाट शुड वी डू एज मेडिकल स्टूडेंट इफ वी ऑब्जर्व द pneumothorax और इमरजेंसी ब्रेथलेस? अब ये जो डिपेंड करता है कि आप कहाँ देख रहे हैं। इफ यू सी इट इन इन अ सिटी देन सेंड द पेशेंट टू हॉस्पिटल, वरना जो है अगर आप जो है, क्योंकि जो है आप लोग जो है इसके अंदर ट्रेन नहीं हो, शायद आप जो है पिक भी ना कर सको सही से, तो आपको तो बेहतर है हॉस्पिटल ही जो है रेफर कर देना चाहिए। वरना अगर जो है एक जो है नीडल डाल दी जाए, बल्कि जो सिरिंज की जो नीडल होती है वो डाल दी जाए, तो भी जो है उससे जो है कुछ ना कुछ जो है एयर तो जो है निकलेगी। लेकिन जो है हाउ कैन वी लर्न टू रीड एक्सरे, क्लिनिकल जो है पोस्टिंग के अंदर, डोंट वरी, हम आपको सिखा देंगे, ठीक है। So we are ending this session. I Okay thank you sir, all. we are, thank you sir, nice session by you.